Hi everyone, Namaskar. In today's video, we are going to complete the topic of right to freedom, which will be done by discussing Article 22. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे. प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है ये आर्टिकल, इसको बात करेंगे. पिछले वीडियो में हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की थी. हमने राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की थी, जो कि आर्टिकल 21A के अंदर है. राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 है. ठीक है, तो सारे वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑल्सो. राइट, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं. हम अभी तक राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 है. आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल 22. ठीक है, चलिए. तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 19 के सारे प्रोविजंस, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A, और आज का है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली देखिए, आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल कि आप डिटेन ना हो जाओ बिना किसी प्रॉपर सॉलिड बैकग्राउंड के. कोई किसी विम्स या फैंसी में आके आपको अरेस्ट ना करे या डिटेन ना करे. देयर शुड बी अ प्रॉपर सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट. एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए. सो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. ठीक है, who are arrested or detained. Article 22 extends protection against arrest and detention in certain cases. तो ये protection provide करता है basically उन cases में. However, Article 22 does not guarantee fundamental right against arrest or detention. तो आपको कोई फंडामेंटल राइट जो कि एब्सोल्यूट हो नेचर में, आपको वो गारंटी नहीं कर रहा है अरेस्ट या डिटेंशन के केस में आर्टिकल 22, बट इट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल हु इज बीइंग अरेस्टेड और डिटेन्ड. तो उनको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल रही है, क्या क्या उनको प्रोविजंस हैं जो गारंटी किए जा रहे हैं. जो लोग डिटेन हो रहे हैं, जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी भी कुछ राइट्स हैं, कुछ उनके भी प्रोविजंस हैं, हम आगे देखेंगे. तो ओनली दोज थिंग्स आर गारंटीड, ओनली दोज पॉइंट्स आर अश्योर्ड. उनको कोई फंडामेंटल राइट गारंटी नहीं की जा रही है कि आपको हम कंप्लीटली बिल्कुल अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते. ऑब्वियसली कर सकते हैं. That also makes me come to a point. See, Article 21, which is your right to life, and Article 22 is prevention against detention and arrest. ये दोनों एक दूसरे को, ये दो आर्टिकल्स, Article 21 and Article 22, these two articles complement each other. How? Right to life and personal liberty and protection against प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट. राइट टू लाइफ का ये मतलब है कि आपको आपकी फ्रीडम गारंटीड है, लिबर्टी गारंटीड है, आपको फ्री लिविंग, लिव विद डिग्निटी, हर तरीके की कई सारी राइट्स हैं, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है. आपको वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 के अंडर में गारंटीड है. बट इफ़ अ पर्सन इज कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्राइम, अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि एक लार्ज मास ऑफ सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, दैट पर्सन नीड्स टू बी टेकन आउट फ्रॉम दैट सोसाइटी, बिकॉज इन दैट केस उस एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में हम पूरे समाज को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. सो इन दैट केस उनकी जो राइट टू लाइफ है, उनका जो डिटेंशन है, उनका जो अरेस्ट है, वो प्रिवेंट नहीं किया जाएगा. उन्हें प्रॉपर लॉ के तहत उनको अलग किया जाएगा, उनको प्रिवेंट किया जाएगा कि वो फर्दर ऐसा क्राइम ना करें. या अगर
either a person can commit a crime and after that he can be punished, or a person who is seen to be a potent, if he is seen to be a potential criminal, अगर वो उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो कुछ हार्म पहुंचा सकते हैं. सो इफ अ पर्सन इज सीन टू बी अ पोटेंट क्रिमिनल, इफ अ पर्सन कैन बी अ पोटेंशियल क्रिमिनल, इफ ही कैन कमिट सच ऑफेंस अगेन, दो तरीके हो सकते हैं. या तो कोई व्यक्ति उस क्राइम को कर चुका है या उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कर सकता है ऐसे क्राइम को. इन दोज टू केसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम को प्रोटेक्ट ना करके उन्हें हम डिटेन करें, उन्हें हम अरेस्ट करें, सोसाइटी और लार्जर मास ऑफ पीपल को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो दीज टू आर्टिकल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसको समझिए. और आर्टिकल 21 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो ये कोई फंडामेंटल राइट गारंटी नहीं हो रही है आर्टिकल 22 में आपको कि आपको बचा ही लिया जाएगा, आप अरेस्ट नहीं हो सकते, डिटेन नहीं हो सकते. बट हाँ, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं. आगे हम समझेंगे उसको. ठीक है. So Article 22 confer 3 rights on an individual who is being arrested or detained. ठीक है. Extend protection against detention and arrest in certain cases. First right is no person who is arrested shall be detained in custody without informing him the grounds of his arrest. I am discussing all these 3 rights in very brief. आगे चल के हम और डीप में समझेंगे कि किन टाइप्स के पनिशमेंट्स होते हैं, किन टाइप के डिटेंशन होते हैं, उसके अंदर में क्या क्या आपके ग्राउंड्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं, सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को अवेलेबल है. अभी आगे हम समझेंगे. ये ब्रीफ में आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर दी rights which are guaranteed for a person who is being arrested or detained. So first point is, उनको बिना उनके grounds बताए हुए आप arrest नहीं कर सकते हो. No person who is arrested shall be detained in custody without informing him the grounds of his arrest. Also, he shall be entitled to consult an attorney of his choice. आप एक legal practitioner को अपने choice के आप कंसल्ट कर सकते हो, ये आपका राइट है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन एंड अरेस्ट ऑफ पर्सन शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल डायरी. सिर्फ मेयरली सस्पेंशन के ग्राउंड्स पे यू कैनॉट अरेस्ट अ पर्सन. You need to have a justified backup, you need to have a justified reason. आपके पास एक वैलिड सबूत होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए जिसकी वजह से आप इनको अरेस्ट कर रहे हो. ठीक है. सिर्फ सस्पिशन के ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते. ऑल्सो अरेस्ट जो हो रहा है उस व्यक्ति की डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी ऑफिशियल डायरी में. राइट. Second right which has been mentioned to the person who is being arrested or detained is the person shall be produced before the nearest judicial magistrate within 24 hours of the arrest. अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर that person must be produced before the judicial magistrate. All right. No person shall be detained in custody beyond the period for which his detention was authorized by magistrate. Magistrate ने जो period of detention दिया है उससे beyond किसी व्यक्ति को आप detain नहीं कर सकते हो. ठीक है. जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि फलाने व्यक्ति को फलाने दिन तक डिटेन किया जाएगा, उससे अधिक आप उनको डिटेन नहीं कर सकते हो. दीज आर दी 3 राइट्स जिसको कॉन्फर किया जाता है उन लोगों पे जो अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं. How many clauses are present in Article 22? Now let's understand this. There are 7 clauses. It's again, see, कई बार क्या होता है, आप अगर रिसोर्स बुक पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे इंडियन पॉलिटी के लिए, आप डी बसु पढ़ते होगे, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, यू वोंट बी गिवन सच क्लॉजेज वेरी इजीली. ये थोड़ा सा डीप में जाके आई हैव ट्राइड टू कवर दीज थिंग्स बिकॉज
यू हैव टू हैव एन एक्सेप्शनल आंसर. अगर मैं मेंस की बात करूं, आपके पास एक एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग हट के नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वेर एवर यू गो, अगर आप मेंस लिख रहे हो, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इफ़ यू नो ऐड अदर पॉइंट्स जो कहीं भी मेंशन नहीं है, बिकॉज भीड़ तो लिख रही है कि हाँ 22 में प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट है, बट व्हाट आर द क्लॉजेस? इफ़ यू राइट अबाउट दोज क्लॉजेस, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डालोगे, दैट वुड एड मोर बेनिफिट टू योर मार्क्स एंड ऑल. ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, थोड़ा सा ईजी है, मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छे से समझते हुए पढ़िए. 7 क्लॉजेज हैं जो कि मैंशनड हैं आर्टिकल 22 में. क्लॉज 1 and 2 talks about punitive detention. We'll talk about this. Clause 3 is an exception. 4 and 7 talks about preventive detention. We'll have a look on these detention, जो type of detention. So yes, so now let's understand what does the term arrest means, because इस provision में article 22 में हमें मिल रहा है protection against arrest and detention. तो arrest का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए, कहीं हर जगह नहीं दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन? डिटेंशन अभी आगे समझेंगे. अरेस्ट एक टेक्निकल है और लीगल वर्ड है. अरेस्ट इज़ अ टेक्निकल एंड लीगल वर्ड दैट मीन्स टू रिस्ट्रेन. आप किसी को रोक रहे हो, आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो कि वो किसी एक्ट को करे, किसी क्राइम में इंडल्ज हो, या उसकी ऐसी थॉट भी आए. ठीक है, सो यू आर restraining somebody. It's a legal term. The person who is being arrested, his maximum liberties are confined, and then he has to be under the custody of law. तो जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, उनकी मैक्सिमम लिबर्टीज़ को हम कन्फाइन कर रहे हैं, उनको हम कम कर रहे हैं, उनकी लिबर्टीज़ को हम कम कर रहे हैं, और उन्हें एक लॉ की कस्टडी में डाला जा रहा है, सो दैट any further crime done by him, or if he is planning to do something of that sort, वो ऐसा ना कर सके. That's what I was talking about when I was talking about article 21 and 22 का relation, because इस केस में liberties को आप confine कर रहे हो. That means article 21 किसी ना किसी केस में आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्यों हो रहा है? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज सोसाइटी में आपको वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, फॉर द लार्जर मास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, उनके बेटरमेंट के लिए, यू नीड टू रिस्ट्रेन सच पर्सन हु कैन कॉज हार्म टू सच सोसाइटीज़. ठीक है, इन्हें रोकना ज़रूरी है, भले ही इनकी राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम रिस्ट्रेन हो रही हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो. ऑलराइट, तो अरेस्ट एक टेक्निकल और लीगल टर्म है, ईजी है, समझ लीजिए इसको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेंशन. डिटेंशन इज ऑफ 2 types, namely punitive and preventive. There are 2 types of detention, punitive and preventive detention. Let's understand through a comparison in between these two. ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, कंपेयर करते हुए समझेंगे. प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को पनिश कर रहे हो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट. ऑलराइट, तो यू आर पनिशिंग अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट. जब ट्रायल हो गया है, जब वो कन्विक्ट हो गए किसी ऑफेंस के लिए, दैट punishment, that detention is known as punitive detention. Whereas on the other hand, detention of a person without trial and conviction by a court, all right, its purpose is not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in near future. Thus, preventive detention is only a precautionary measure and is based on suspicion. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बात चल रही है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हो, किसी ऐसे सस्पिशियस व्यक्ति को जो कि ऐसा क्राइम कर सकता है. यू आर नॉट जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ऑफेंसेस. आप उनको पनिश इसलिए नहीं कर रहे हो
क्योंकि उन्होंने पास्ट में कोई ऑफेंस किया है। बट इफ़ ही इज़ सस्पिशियस, अगर आप सस्पिशियस हो किसी को लेके कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन और प्रिकॉशनरी तौर पे आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो। दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। Punitive detention deals with the cases of ordinary laws. Ordinary laws के cases को deal करता है आपका punitive detention. And here preventive detention deals with cases of preventive detention laws. तो punitive detention में आपके ordinary laws आते हैं, whereas preventive detention के case में preventive detention laws से ये deal करता है। अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं इन केसेस में। प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। ऑलमोस्ट सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनके अंदर में प्यूनिटिव डिटेंशन का प्रोविज़न मेंशन किया गया है, वेयर एज प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ऐसा नहीं है। जो लार्जर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जैसे यूएस, यूके एंड नेशंस विद ह्यूज डेमोक्रेसी हैज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, बट दोज आर ओनली अप्लाइड ड्यूरिंग एमरजेंसीज। सिर्फ एमरजेंसी के टाइम पे यूएस, यूके जैसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशंस में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविज़न अप्लाई होता है। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। नॉर्मल डेज में भी इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई होता है, एमरजेंसी के टाइम होता ही होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन आर इनैक्टेड वाइल नॉर्मल डेज ऑल्सो। स्मॉल फैक्ट्स, एक्सेप्शनल डिफरेंसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 22 क्लॉज 1। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये मेंशन है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 में। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, आप लीगल प्रैक्टिशनर के लिए भी राइट रखते हो इफ़ यू आर बीइंग अरेस्टेड और इफ़ यू आर बीइंग डिटेन्ड। ऑलराइट, रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इफ एन अक्यूज्ड इज नॉट एबल टू अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, पॉवर्टी की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर वो अपना खुद का कोई लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ हिज राइट, वो स्टेट को बोल सकता है एंड स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड अ फ्री लीगल प्रैक्टिशनर टू हिम। ठीक है, तो वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी और ये उनका हक होगा कि वो स्टेट से बोल सकें कि मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर चाहिए। ऑलराइट, सो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार के केस में। इफ़ एन अक्यूज्ड इज नॉट एबल टू अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर बिकॉज ऑफ एनी सच रीजंस, देन इट्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट that he can demand free legal service from the state. Right? This has been mentioned under Article 22 Clause 1. Clause 2 की बात करें, right to be produced before a magistrate within 24 hours. तो 24 घंटे के अंदर में जो व्यक्ति डिटेन हो रहा है उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2। हाउएवर, आप ट्रैवल और नेसेसिटी टाइम जो है उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर ट्रैवलिंग में ही टाइम लग रहा है उनको आप एक्सक्लूड कर दो, अदरवाइज उनको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अनदर प्रोविजन इज नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। बिना उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए यू कैनॉट डिटेन हिम फॉर स्ट्रेट अवे 24 आवर्स। ठीक है, यू कांट डिटेन समबडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। नोट करके समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है। However, Article 22 Clause 1 and Clause 2 has 4 rights that prevail for punitive detention. Cut.
तो आप बियॉन्ड 24 आवर्स किसी को डिटेन नहीं कर सकते हो बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए. आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 हैज़ 4 राइट्स दैट प्रिवेल फॉर प्यूनिटिव डिटेंशन. अभी हमने ये जो 2 राइट्स समझे और इसके पहले जो हमने 2 राइट्स समझे थे, विच इज़ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड लीगल प्रैक्टिशनर, ये प्लस मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना और 24 घंटे से ज़्यादा किसी को डिटेन ना करना, ये 4 राइट्स आपके प्यूनिटिव डिटेंशन के थे. प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब कि जो क्राइम हो चुका है, ऑफेंस हो चुका है, उसके बाद आप किसी को पनिश कर रहे हो, ठीक है, डिटेन कर रहे हो. आर्टिकल 22 क्लॉज 3 इज़ एन एक्सेप्शन which has been mentioned under Article 22 of Indian Constitution. Now a question comes, to whom are the safeguards available? किसको किसको safeguards available हैं, किसको किसको नहीं हैं under punitive detention? Let's understand. These safeguards are not available to an enemy alien or a person arrested or detained under preventive detention law. Very important. अगर enemy alien है and if a person is detained under preventive detention law, then these safeguards are not available, right? The Supreme Court also ruled that arrest and detention in the first part, that is the punitive detention of Article 22, do not cover arrest under orders of a court, civil arrest, arrest on failure to pay the income tax and deportation of an alien. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्लियर किए हैं जिनके अंडर में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर में. व्हाट आर दोज केसेस? अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, नंबर 1, सिविल अरेस्ट का केस होता है, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन. इन केसेस में प्यूनिटिव डिटेंशन जो है अरेस्ट कवर नहीं करता है. दे अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर. सिर्फ क्रिमिनल नेचर या क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट को ही आपका प्यूनिटिव डिटेंशन कवर करता है, या ऐसी कोई प्री जुडिशियल एक्टिविटी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ठीक है. इन्हीं चीज़ों को सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन कवर करता है अंडर आर्टिकल 22. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 विच इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. So what is preventive detention? Who can make the laws under preventive detention? Exactly है क्या, and कौन कौन empowered है law बनाने के लिए under preventive detention? The concept of preventive detention in India existed even during British era. British era के टाइम से preventive detention का concept इंडिया में exist करता है. जैसे बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन Act of 1818 and Defense of India Act of 1935 provided for preventive detention. ठीक है, सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर्स हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज को बना सकते हैं. तो सेंटर एज वेल एज स्टेट बोथ हैव द पावर्स इन द मैटर ऑफ मेकिंग लॉज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट. अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, किस किस लिस्ट में कहाँ क्या सेंटर के बारे में मेंशन्ड है, किस किस टॉपिक्स पे सेंटर बना सकता है, किस किस टॉपिक्स पे स्टेट बना सकता है. लेट्स हैव अ लुक. सो सेंटर के पास जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाने की पावर है वो डिराइव की गई है 7 शेड्यूल से, लिस्ट 1 से. लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल मेंशंस द पावर ऑफ सेंटर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन. ऑल राइट, वेयर एज ऑन द अदर हैंड स्टेट के पास ये पावर मिलती है लिस्ट 3 के द्वारा 7 शेड्यूल में. ठीक है, सेंटर और भी चीज़ों पे लॉ बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्ड में, विच इज़ योर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया.
स्टेट बनाएगा लॉ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो आपके लिस्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर किए गए हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएट किए गए हैं अमंग द सेंटर एंड स्टेट। दे बोथ हैव दी पावर्स, और इनको क्लियरली बताया गया है कि किस स्फीयर में कौन पावर बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब। अब आर्टिकल 22 में पार्लियामेंट के पास भी पावर है, कुछ पावर्स हैं, उसको समझते हैं। द सर्कमस्टांसेस एंड क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल पॉइंट्स। ये कुछ एक्सेप्शंस मेंशन्ड हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में, जहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसे क्लासेस बताएं, ऐसे केसेस बताएं जहाँ पे किसी व्यक्ति को आप 3 महीने से अधिक डिटेन कर सकते हो, and that too without the recommendation of advisory board, right? Another power which has been given to parliament to prescribe is maximum period for which a person can be detained in any class of cases under preventive detention law। तो पार्लियामेंट ये भी बता सकती है कि मैक्सिमम पीरियड जो डिटेंशन का होगा वो कितना होगा। And the third power which has been given to parliament is they can prescribe the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry। तो advisory board का procedure क्या होगा, inquiry procedures क्या होंगे, ये भी parliament बता सकती है। ठीक है, exceptions हैं, important हैं, याद रखने की कोशिश करिएगा। अब 44th Amendment Act जो आया, 44th Amendment Act के थ्रू the period of detention has been reduced। Very important point, please remember that 44th Amendment Act of 1977 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2 months। 44th Amendment Act ने डिटेंशन के पीरियड को रिड्यूस किया, 3 महीने से 2 महीने कर दिया, बिना एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन के। All right. However, this provision has not been yet brought into force। अभी implement नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा हुआ है, उसमें implemented नहीं है। Hence, original period of 3 months still continues। तो क्योंकि अभी force में नहीं आया है, it has not been brought into force, तो अभी भी 3 महीने की detention period चल रही है। ठीक है, preventive detention laws made by the parliament are, कुछ examples हैं, समझ लीजिए, मतलब लिस्ट है, देख लीजिए एक बार। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 एक्सपायर हो गया था 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया था 1978 में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1974 अभी भी वैलिड है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980, Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1985, इसको रिपील कर दिया गया था 1995 में। Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988 still valid, and Prevention of Terrorism Act 2002, इसको 2004 में रिपील कर दिया गया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के। ठीक है, कई बार आप आंसर्स में कोट कर सकते हैं इनको एग्जाम्पल देके। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आर्टिकल 22 क्लॉज 4 to 7। तो 4 to 7 बेसिकली किन प्रोविजंस पे बात कर रहा है, उसमें क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के लिए जो सेफगार्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस के लिए। तो सिटीजन्स के लिए भी है और एलियंस के लिए भी है, याद रखने वाली बात है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, वेयर एज प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में हमें 2 लोगों को सेफगार्ड अवेलेबल नहीं था, एक एनिमी एलियन को और एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिटेन हो रहा है
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में. सो दीज टू पीपल वर नॉट ग्रांटेड द सेफ गार्ड्स, अदरवाइज एवरीबडी एल्स हैज़ बीन गिवन द सेफ गार्ड, वेर एज यहाँ पे आपके सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को सेफ गार्ड्स मिल रहे हैं. So clause 4 says that detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention. 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हो. एक कंडीशन में एक्सटेंड हो सकता है डिटेंशन का पीरियड, अगर एडवाइजरी बोर्ड एक ठोस वैलिड रीज़न के साथ आपको एक्सटेंशन का ऑर्डर दे दे. ठीक है. द बोर्ड इज़ टू कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. तो बोर्ड में हाई कोर्ट के जज मौजूद होंगे. ये लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक्सटेंड कर दो डिटेंशन के पीरियड को. नाउ क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू. डिटेनू को आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बता देना है. जो व्यक्ति डिटेन हो रहा है उनको डिटेनू बोलते हैं. हाउएवर द फैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. जो फैक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो कि उनको किस ग्राउंड पे डिटेन किया जा रहा है. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के चक्कर में. क्लॉज 6 के बारे में बात करते हैं. द डेटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर. इनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ये एक रिप्रेजेंटेशन दे सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर. ठीक है, वो खुद को जस्टिफाई कर सकें किसी लीगल प्रैक्टिशनर के साथ मिलके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को. And clause 7 finally talks about nothing in clause shall require the authority to disclose the facts which such authority considered to be against the public interest to disclose. तो 4 to 7 बेसिकली सेम चीज़ों पे बात कर रहा है. आप एक्सटेंड नहीं कर सकते 3 महीने से ज़्यादा. एक्सटेंशन एक केस में पॉसिबल है जब एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगा विद स्ट्रॉन्ग जस्टिफाइड रीजंस. एंड एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स आपके होंगे हाई कोर्ट के जजेस. एंड पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप रीज़न को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो. डेटेनू को चांस मिलना चाहिए कि वो अपने डिटेंशन के ऑर्डर के अगेंस्ट खुद को जस्टिफाई कर सके विद अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस और वट एवर. अगर स्टेट प्रोवाइड कर रहा है तो स्टेट, और एल्स इफ़ ही कैन अफोर्ड हिमसेल्फ तो वो कर सकते हैं. ठीक है, छोटे फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं इस टॉपिक में. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये. अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा वो हम शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में. इंटरेस्टिंग चल रहा है, अच्छा लग रहा होगा. कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स देयर. एंड थैंक यू एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.